सास का अत्याचार। गांव के किनारे बसे छोटे से घर में आरती नई नई बहू बनकर आई थी। हाथों में मेहंदी अभी पूरी तरह फीकी भी नहीं पड़ी थी, लेकिन दिल में सपनों की रंगीन दुनिया बसी हुई थी। उसने सोचा था, अब ये घर ही मेरा संसार होगा। शादी के पहले दिन से ही सास शारदा देवी की आंखों में आरती के लिए स्नेह कम और परख ज्यादा थी। बहू हो तो काम में तेज होनी चाहिए। हमारे जमाने की बहुएं तो मुंह खोलकर जवाब नहीं देती थीं, ये वाक्य रोज के हो गए। आरती सुबह 4 बजे उठती, झाड़ू पोंछा, चूल्हा, खेत का काम, फिर सबके लिए खाना। फिर भी सास को कभी संतोष नहीं हुआ। रोटी जरा मोटी हो जाती तो ताना, दाल पतली होती तो अपमान, और अगर कभी थककर बैठ जाती तो लफ्ज चुभते, बहू कमजोर नहीं होनी चाहिए वरना घर बर्बाद हो जाता है। पति रमेश मां के सामने चुप रहता। मां बुजुर्ग हैं, समझौता कर लो, यही एक जवाब था हर दर्द पर। एक दिन आरती को तेज बुखार था, हाथ कांप रहे थे, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। फिर भी सास ने कहा, नाटक मत करो, हमारे जमाने में बुखार में भी औरतें काम करती थीं। आरती चूल्हे के पास गिर पड़ी। किसी ने सहारा नहीं दिया। उस दिन पहली बार उसके आंसू आवाज बनकर निकले, पर कोई सुनने वाला नहीं था। रात को अकेले कमरे में बैठकर उसने अपनी मां की याद में चिट्ठी लिखी, पर भेजी नहीं, क्योंकि उसे सिखाया गया था, बेटी ससुराल में ही अपनी तकदीर लिखती है। दिन बीतते गए, ताने बढ़ते गए। सास पड़ोस में कहती, बहू न जाने कहां से आए है, संस्कार ही नहीं। आरती का आत्मसम्मान रोज थोड़ा थोड़ा मरता गया। एक दिन सास ने गुस्से में कह दिया, अगर दहेज ठीक लाती तो आज ये दिन न देखने पड़ते। बस वहीं आरती के अंदर कुछ टूट गया। उस रात उसने पहली बार रमेश से साफ कहा, मैं इंसान हूं, मशीन नहीं। अगर आज नहीं बोले तो कल मुझे खो दोगे। रमेश चुप रहा, और उस चुप्पी ने आरती को फैसला लेने की ताकत दी। सुबह होते ही वो अपनी मां के घर चली गई। लोगों ने बातें बनाई, सास ने जहर उगला, लेकिन आरती ने पहली बार आईने में खुद को देखा, थकी हुई पर जिंदा। कुछ महीनों बाद उसने सिलाई का काम शुरू किया। आंसू अभी भी आते थे, पर अब वे कमजोरी नहीं थे, वे उसकी ताकत बन चुके थे। क्योंकि हर बहू सहने के लिए नहीं होती, कुछ अपने लिए खड़ी होने के लिए भी जन्म लेती हैं। जब कविता इस घर में बहू बनकर आई थी, तब उसके पैर कांप रहे थे। मां ने विदा करते समय बस इतना कहा था, सब सह लेना बेटी, बस घर बसा रहे। कविता ने उस वाक्य को अपना धर्म बना लिया। शादी के दूसरे ही दिन सास कमला देवी ने ताना मार दिया, रंग तो देखा ही था, मनहूस लगती है। पता नहीं बेटे की किस्मत कहाँ फंस गई। कविता ने सिर झुका लिया। उसे लगा, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वक्त ठीक नहीं हुआ। वक्त ने उसे तोड़ना शुरू कर दिया। सुबह 3 बजे उठना, रात 12 बजे सोना, फिर भी सुनना, पूरा दिन क्या करती रहती है। अगर कभी मां की याद में आंख भर आती तो सास कहती, अब मायके की रट मत लगा, यहां मरना है तुझे। पति सुरेश, वो हर झगड़े में बस एक वाक्य बोलता, मां की बात का बुरा मत माना करो। एक दिन कविता ने गलती से दाल में नमक ज्यादा डाल दिया। सास ने थाली उठाकर जमीन पर पटक दी, मेरे बेटे को जहर खिलाएगी। उसी रात सुरेश ने उसे मारा, पहली बार, और कविता ने किसी को नहीं बताया, क्योंकि उसे सिखाया गया था, औरत की इज्जत चुप्पी में होती है। दिन बीतते गए, ताने अब गालियों में बदल गए, बांझ, अभागी, खानदान खराब करने वाली। 3 साल हो गए थे, बच्चा नहीं हुआ था। डॉक्टर ने कहा, समस्या बेटे में है, लेकिन रिपोर्ट जला दी गई। इल्जाम फिर भी कविता पर ही लगा। एक रात सास ने कहा, अगर बच्चा नहीं दे सकती तो मर क्यों नहीं जाती। वो वाक्य कविता के दिल में उतर गया। उस रात उसने खाना नहीं खाया, कमरे के कोने में बैठकर बस दीवार देखती रही। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि अब रोने की ताकत भी मर चुकी थी। अगली सुबह सास ने चिल्लाया, अभी तक झाड़ू नहीं लगी। कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा खोला गया। कविता पंखे से लटकी हुई थी, पैर जमीन को छू रहे थे। वो पूरी तरह मरी नहीं थी, शायद आखिरी बार कोई उसे बचा ले। लेकिन सास ने कहा, नाटक कर रही है, और थोड़ी देर बाद वो सच में मर गई। आज गांव वाले कहते हैं, बहू तो कमजोर थी, कोई ये नहीं पूछता उसे मजबूत बनने दिया ही किसने। उसकी चूड़ियां अब भी संदूक में बंद हैं, लाल साड़ी भी, और उस घर में अब एक नई बहू आई है।